हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है उसका सीरीज इस चैनल पे चल रहा है। तो कल मैंने चैप्टर 1 जो है सौर मंडल में पृथ्वी, ये अपलोड की थी। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। और आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसमें कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं जिसे हम डेली 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके आगामी आने वाली जितने भी परीक्षा हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे बीपीएससी 4.0 हो, केबीएस हो, इन सभी में आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो टू टाइम्स आप स्पीड करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि ये चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है ग्लोब, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, जिसको हम लोग, अक्षांश को इंग्लिश में हम लोग लैटीट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आगे चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, तो ग्लोब एक क्या है? एक छोटा लेकिन एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, तो इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये ग्लोब है। तो ग्लोब जो है, देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे क्या है, थोड़ी चपटी हुई है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और इसे हम इस अक्ष पे इसे राउंड राउंड घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब में हम महासागरों, महाद्वीपों, मतलब कई सारे देशों की स्थिति को जानते हैं। ठीक है, पर्वतों की स्थिति को भी जानते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं कि ये जो नीला कलर है वो पानी का भाग है और ये जो है ग्रीन पार्ट वो हमारा लैंड पार्ट है, यानी कि भूमि अर्थात स्थल को दिखाता है। आप यहाँ देख सक रहे होंगे कि इसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को आगे ले जाते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है, कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी महाद्वीप का, महासागर का स्थिति बता सकते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है, जिसे अक्ष कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने इमेज में देखा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनमें होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ऊपर जो है वो उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, ग्लोब को इसी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाता है कि हमारी पृथ्वी किस दिशा में अपनी घूर्णन गति करती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम नेक्स्ट पेज में जाने से पहले हम लोग आओ कुछ करके सीखे, ये देख लेते हैं। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सलाई की सहायता, सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। यानी कि ये जो कह रहा है कि एक आपको क्या करना है, आलू या गेंद लेना है और इस पर एक सुई जो है वो डाल देना है। ठीक है, और फिर इसको बाएं से दाएं मूव करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से ग्लोब की भांति काम करेगा। चलिए हम चैप्टर में नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं।
तो अभी हमने देखा कि ग्लोब को एक रेखा जो है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। चलिए अभी हम पिक्चर से समझते हैं कि आपका ये जो रेखा है यहाँ पर, जैसे ये पृथ्वी है तो वो रेखा आपका ये वाली है ना, ये वाली विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा क्या करती है कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो इसके ऊपर वाला भाग जो है यानी कि ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं ऊपर की ओर या नीचे की ओर खींची जाती हैं, अर्थात विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को ही हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे अंश में मापा जाता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त शून्य अंश यानी कि 0 डिग्री को दर्शाती है, ठीक है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होता है 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के आपको 180 अक्षांश होते हैं टोटल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा और इसके ऊपर जितनी भी ये अक्षांश हैं तो ये 0 से 90 डिग्री तक जाती है उत्तरी ध्रुव तक, और फिर यही रेखा दक्षिणी ध्रुव में भी आपको 90 डिग्री तक जाती है। यानी कि 90 समानांतर रेखा ऊपर की ओर और 90 समानांतर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त के, ठीक है, उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील यानी कि वो जो दक्षिण अमेरिका में है बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन आपका चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र का विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं वेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के दक्षिण मतलब 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री क्या है उत्तर में, ठीक है, 20 डिग्री क्या है उत्तर अक्षांश पर, तथा वेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यानी विषुवत वृत्त ये है आपका, और विषुवत वृत्त से जैसे जैसे अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे तो अक्षांश का जो आकार है वो घटता जाता है, ठीक है। घटने का कारण है कि पृथ्वी का जो गोलाकार आकार है उसकी वजह से, क्योंकि पृथ्वी का अगर हम आकार देखें तो एक वृत्त सा दिखाई पड़ रहा है, और जो विषुवत वृत्त है वो एक व्यास की तरह मान सकते हैं। तो आपको पता है कि वृत्त में व्यास सबसे बड़ी रेखा होती है और बाकी जो रेखाएं होती है वो व्यास से छोटी होती है। तो इसलिए विषुवत वृत्त के अलावा जो भी समानांतर रेखाएं होती है वो विषुवत रेखा से छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अक्षांश के बारे में जानकारी हो गई होगी। चलिए हम इस बॉक्स में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यानी ध्रुव तारे का जो स्थिति है वो हमेशा एक ही जगह होती है। तो यदि हम अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापेंगे तो हमें अपने अक्षांश की जानकारी हो जाएगी। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। देखिए ऐसे तो 0 से 90 डिग्री तक हमारे बहुत सारे अक्षांश रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर चलती है, लेकिन सारे रेखाओं को हमें नहीं पढ़ना होता है। कुछ विशेष रेखाएं होती हैं जैसे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ठीक है, और उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं और भी है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा है। हम इस पिक्चर में ही देख लेते हैं। तो हमारा जो 23.5 डिग्री उत्तर में जो आता है वो है कर्क रेखा। फिर एक है 66.5 डिग्री पे आता है वो है हमारा शीत कटिबंध, ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध या उसको उत्तर ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री पे हमारा उत्तर ध्रुव आता है। अगर हम दक्षिण में बात करें
तो दक्षिण में 23.5 डिग्री पे देखिए मकर रेखा आती है, वही 23.5 डिग्री पे हमारा उत्तर में, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा आती है, दक्षिण में मकर रेखा आती है, और 66.5 डिग्री पे हमारा यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसमें से एक का नाम है आर्कटिक सर्किल और एक का नाम है अनार्कटिक सर्किल। ठीक है, इंग्लिश में। और कर्क रेखा को जो है इसको कैंसर बोलते हैं, इसको कैप्रिकम बोलते हैं। ठीक है, मकर रेखा को कैप्रिकम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तर पे है। दूसरी जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम है मकर रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं हम लोग। विषुवत वृत्त जो है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी के ताप कटिबंध को पढ़ लेते हैं। अभी आपने पिक्चर में आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, ताप कटिबंध क्या है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, है ना। ये है उष्ण कटिबंध, ये भी है उष्ण कटिबंध। ठीक है, दोनों ही तरफ सेम है। देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंध है, पर नीचे वाला जो है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, और ऊपर वाला हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। उसी तरीक़ा से हमारा एक उष्ण कटिबंध जो है वो उत्तर में भी है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ठीक है, तो अभी हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच जितने भी अक्षांश है, यानी कि 23.5 डिग्री ऊपर और फिर 23.5 डिग्री नीचे, यहाँ दोपहर के समय एक बार सिर के पास मतलब धूप बहुत ही ज़्यादा तेज आती है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अच्छा, यानी कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर यानी 23.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री में जो है हमारा एक रेखा है उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में एक आर्कटिक एक अनार्कटिक है। चलिए हम अभी हिंदी की बात करते हैं। तो उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच में जो जगह है, जो क्षेत्र है, वहाँ सूर्य की रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, जहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत अधिक होती है। यहाँ सूर्य जो क्षितिज होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन, उसके ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे देशांतर क्या है। ठीक है, अभी हमने अक्षांश पढ़ा जो विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं थी, लेकिन अब हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। तो देशांतर जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं होती है। ठीक है, अभी इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 180 होती है। ठीक है, 90 अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव की तरफ रहती है और 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ते हैं, तो बड़े ही ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो भले ही लंबी है पर आपको ये जो रीडिंग है आपको बहुत ही काम देने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग समय व्यतीत ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? ठीक है, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित डोंगा द्वीप, देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर में डोंगा द्वीप है एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री ठीक है देशांतर पर स्थित है। आपको यहाँ पे दो नोट करने वाली बात है कि प्रशांत महासागर में स्थित, ठीक है, डोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप
दोनों एक ही देशांतर पर स्थित है, उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं, तो फिर हम किसी भी चीज़ को समझ सकेंगे कि अक्षांश और देशांतर किसी भी चीज़ का, किसी जगह का लोकेशन कैसे बताता है। तो आप देख सक रहे हैं कि ये जो है देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली लाइनें होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो देशांतर याम्योत्तर कहते हैं उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है, यानी कि जो लंबी लंबी लाइनें जो होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उनके बीच की दूरी अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। यानी कि सारी देशांतर रेखा जो है वो ध्रुवों पे जा कर के मिलती है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर ये जो इसकी जो अर्धवृत्त है वो घटती जाती है, इन बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, अक्षांश जो है वो रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांशों में मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाली क्वेश्चन है कि टोटल देशांतर रेखा कितनी होती है, तो वो होती है 360। ठीक है, 360। ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर जो है, पूर्व की ओर 180 और फिर पश्चिम की ओर 180। तो आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे कि ये 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। तो 0 डिग्री के पूर्व की ओर 180 देशांतर है और 0 डिग्री के पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर है। तो कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जिसमें 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन या प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि जो 180 डिग्री पूर्व देशांतर की रेखा और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध में और एक पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखा एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि जब आपको अक्षांश की बात करें तो उसमें सिर्फ उत्तर या दक्षिण गोलार्ध की बात हो सकती है, लेकिन जब हम देशांतर लिखते हैं तो उसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का जिक्र होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक दिया गया है असम। ठीक है, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचनी है 2.7 की तरह। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग अंगों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा थ नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेपर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये देशांतर रेखा किस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे ग्रीनविच है ना, 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं। ठीक है,
तो अभी जो हमने क्रियाकलाप पढ़ा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। कागज़ पे हमने हॉरिजेंटल लाइनें खींची है, फिर वर्टिकल लाइनें खींची है, ठीक है। और ये दोनों जहाँ जहाँ पे कट हो रही है उसे हमने अ ब स द के नाम से देखा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि वृत्त अ और ख डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देख लेते हैं, ये अ देखिए, ये अ तो 1 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है कि नहीं। और ख जो है वो अक्षांश को बता रहा है, ख उत्तरी अक्षांश को बता रहा है, ठीक है। तो हम अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त सभी जगह होती है, तो इसे लेकर के हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे, यानी उस याम्योत्तर पर सभी जगह जो है दोपहर होगी जिस समय ग्रीनविच पर अगर सूर्य सीधे ऊंचे बिंदु पर से पड़ती है। तो चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये लाइन पहले भी आ चुकी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। यानी क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जो ग्रीनविच में जो समय होगा उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, यानी कि प्लस में होगा, 1-2 घंटा 5 घंटा आगे होगा। और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, ठीक है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री 4 मिनट और 1 सेकेंड घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, पूर्व में क्या होगा, 15 गुना 4 60 डिग्री मिनट 60 मिनट तक ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच के पश्चिम में अगर 15 डिग्री की बात करें तो 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो जब ग्रीनविच पर यानी 0 डिग्री पर 12 बजे होंगे दिन के, तो 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी कि जितने डिग्री पे हमारा लोकेशन है उसको अगर 4 से गुना कर देंगे तो हम उतने मिनट आगे चले आते हैं। आपको यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि पूर्व की ओर जो समय है वो प्लस में आगे बढ़ती है और जो पश्चिम की ओर जो समय है वो नेगेटिव में यानी कि पीछे रहती है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। अलग अलग देशांतर याम्योत्तर में समय भी अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। देखो गुजरात की द्वारका में, ठीक है, और असम के डिब्रूगढ़, ठीक है। देखो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि गुजरात जो है वो हमारा पश्चिम में, ठीक है, और जो असम है वो पूरब में, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 15 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो यानी भारत में भी एक मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, ठीक है। अगर हम विश्व की बात करें तो 0 डिग्री ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को, याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो देखिए, भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है,
तथा यहाँ का समय पूर्व में है तो ये आगे चलेगा, है ना। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो यहाँ पे 5.5 घंटा आप जोड़ लीजिए। 2 बजे दोपहर है तो 5.5 बजे यानी कि 7:30 बजेंगे, क्योंकि हमारा जो लंदन है वो पश्चिम में है और पश्चिम में समय पीछे की ओर चलता है, जबकि पूर्व में भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्व यानी उत्तर में है। इस वजह से ये समय में आगे होगी। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत ही ज़्यादा है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को माना गया है, यानी कि रूस एक ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न शहरों में अलग अलग समय है, क्योंकि उनका देशांतरी विस्तार बहुत ही ज़्यादा है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया पृथ्वी को, तो हर क्षेत्र को जो है 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र घेरता है, हर एक क्षेत्र। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वाली लाइन है कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग अभ्यास में, आप इन सभी को जवाब दे पाएंगे कि नहीं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो पृथ्वी का सही आकार क्या है, चपटी है। ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है, कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री क्या है, उत्तर पे है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है ना, और शीतोष्ण है, उष्ण है, और एक आप कमेंट में बताइएगा और एक कौन सा है, ठीक है। इसी तरह पढ़ने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो अक्षांश रेखाएं जो है वो विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, और अक्षांश रेखाएं कुल मिलाकर के 180 होती है। देशांतर रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है, जिनकी संख्या 360 है। और इसमें एक मानक रेखा है 0 डिग्री, जिसे ग्रीनविच मानक याम्योत्तर रेखा कहा गया है। ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है दोपहर के समय एक बार एकदम सीधी यानी कि शीर्ष पर से किरणें यहाँ पर गिरती है। तो जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पश्चिम में, लंदन पश्चिम में है और इस वजह से वहाँ पर समय पीछे की ओर होती है। और जो देश ग्रीनविच से पूरब की दिशा में स्थित होती है तो वहाँ पे समय आगे चलता है। तो इतना दूर वीडियो अगर आप देखे होंगे तो यू आर वेरी ग्रेट पेशेंसफुल पर्सन। सो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।